गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर परवीन कुमार। आज हम लोग फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ेंगे। फॉरेंसिक मेडिसिन में टॉपिक है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट को हम लोग कहते हैं डैक्टिलोग्राफी। स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट को क्या कहेंगे हम लोग? डैक्टिलोग्राफी कहेंगे। इसी को हम लोग गाल्टन सिस्टम भी कहते हैं और यह सबसे अच्छा मेथड है आइडेंटिफिकेशन का। तो अगर हमसे पूछा जाए कि मोस्ट स्पेसिफिक या सेंसिटिव मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो कौन होगा? डैक्टिलोग्राफी या गाल्टन सिस्टम। मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट का बहुत सा पैटर्न होता है, लूप होता है, कंपोजिट होता है, होल होता है, ठीक है। इसमें सबसे अच्छा जो है वो लूप मेथड है और सबसे लिस्ट कॉमन पैटर्न है वो कंपोजिट है। फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो वाज इस्टेब्लिश एट राइटर बिल्डिंग, जो कलकत्ता में है, और यह इसका स्थापना कब हुआ था? 1897 में। परमानेंट इम्प्रिंट ऑफ फिंगरप्रिंट ऑकर ही। तो परमानेंट इम्प्रिंट हम कर सकते हैं लेप्रोसिस से, इलेक्ट्रिकल इंजरी से या रेडिएशन इंजरी। मतलब कि अगर हमको फिंगरप्रिंट को हमेशा के लिए ख़त्म करना हो तो उसके लिए हमको लेप्रोसी करना होगा। इलेक्ट्रिकल इंजरी से हो सकता है या रेडिएशन से हो सकता है। डीएनए प्रिंटिंग इज बेस्ट टू डिटेक्ट पैटर्निटी। अगर पैटर्निटी पता करना हो, दो एक चाइल्ड है और इसके लिए दो फीमेल जैसे आपस में लड़ रही है, तो इसको पैटर्निटी किसका बच्चा है इसको अगर पता करना हो तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्यूलेट्स रूल क्या कहता है? नो टू फिंगरप्रिंट आर अलाइक, नॉट इवन टर्न। क्यूलेट्स रूल कहता है कि कभी भी दो फिंगरप्रिंट जैसे एक जैसा नहीं हो सकता है। पोरोस्कोपी। पोरोस्कोपी इज एग्जामिनेशन ऑफ पोर ऑन फिंगर। फिंगर पे जो पोर है उसका एग्जामिनेशन करना क्या कहलाएगा? पोरोस्कोपी। और इसको हम लोग लोकार्ड मेथड भी कहते हैं। पोरोस्कोपी का दूसरा नाम लोकार्ड मेथड भी है। पोडोग्राम क्या है? स्टडी ऑफ फुटप्रिंट। फुटप्रिंट को स्टडी को हम लोग कहते हैं पोडोग्राम। स्टडी ऑफ लिप प्रिंट को हम लोग कहेंगे चिलियोस्कोपी। स्टडी ऑफ लिप प्रिंट को क्या कहेंगे? चिलियोस्कोपी। ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग is stain या clothing can be best demonstrated by infrared photography। okay, इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग इज ऑफ stain clothing can be best demonstrated by infrared photography। ब्लैकनिंग या टैटूइंग को हमको पता करना होगा तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है? तो इंफ्रारेड फोटोग्राफी। टैटू मार्क्स आर परमानेंट डाई व्हेन डाई पेनेट्रेट द डर्मिस। टैटू मार्क जो है वो परमानेंट डाई कब होगा? हमेशा के लिए टैटू कब बन जाएगा? जब वो इंक जो है टैटू का जो इंक है वो डर्मिस लेयर में इंटर कर जाएगा तब। एपिडर्मिस में रहेगा तो हमेशा के लिए टैटू नहीं बनेगा, लेकिन जब वही इंक जैसे डर्मिस लेयर में चल जाएगा तो वो टैटू हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा। एज डिटर्मिनेशन बाय टीथ। हम लोग किसी भी चाइल्ड का एज डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो बच्चा कितने साल का है, ठीक है। तो इसको हम लोग टीथ की मेथड से भी कर सकते हैं। तो अगर टेम्पोररी टीथ जो होता है वो दो प्रकार के होता है, एक टेम्पोररी टीथ जिसको हम लोग मिल्क टीथ भी कहते हैं और एक परमानेंट टीथ है। तो
मिल्क टीथ का जो फार्मूला है या टेम्पोररी टीथ का जो फार्मूला है वो क्या है 2 1 2 3 और परमानेंट टीथ का जो फार्मूला है वो है 2 1 2 3। इसमें सॉरी टेम्पोररी टीथ का फार्मूला क्या है 2 1 0 2 और परमानेंट टीथ का फार्मूला है 2 1 2 3। तो सबसे पहले जो होता है लोअर सेंट्रल इंसिजर ग्रो करता है कितने साल पे तो 6 मंथ पे। अगर कोई चाइल्ड का बर्थ हुआ तो उसके उसके अंदर जो सबसे पहला जो टीथ आएगा उसका नाम है लोअर सेंट्रल इंसिजर और यह कब आएगा तो लगभग 6 मंथ पे। उसके बाद है अपर सेंट्रल इंसिजर जो 7 मंथ पे आएगा, अपर लेटरल इंसिजर जो 8 मंथ पे आएगा, लोअर लेटरल इंसिजर जो 9 मंथ पे आएगा और फर्स्ट मोलर जो है वो 1 ईयर पे आएगा। कैनाइन 1.5 साल पे मतलब 1.5 ईयर पे। सेकेंड मोलर जो है सेकेंड ईयर पे आएगा। और फर्स्ट परमानेंट टीथ जो है लगभग 6 ईयर पे आएगा। सेंट्रल इंसिजर बोथ अपर एंड लोअर टीथ जो है लगभग 7 साल पे आएगा। लेटरल इंसिजर बोथ 8 ईयर पे आएगा। फर्स्ट प्रीमोलर जो है 9 ईयर, सेकेंड प्रीमोलर जो है 10 ईयर पे आएगा और कैनाइन जो है 11 ईयर पे। सेकेंड मोलर जो है 12 से 14 ईयर पे ग्रो करेगा और थर्ड मोलर जो है 70 से 25 ईयर पे ग्रो करेगा। फोटोचिसियन टीथ हम लोग कहते हैं अपर इंसिजर को, डर्मॉइड टीथ कहते हैं मोलर टीथ को। पीरियड ऑफ मिक्स्ड डेंटेशन इज बिटवीन 6 to 11 ईयर, मतलब कि 6 से 11 के बीच में ना हमें टेम्पोररी टीथ और परमानेंट टीथ दोनों दिखाई देगा। गुस्टाफ्सन फार्मूला तो यूज फॉर एज डिटर्मिनेशन बाय डेंटल इशू चेंज। तो इसका देखो फार्मूला निमोनिक्स है, इससे हम गुस्टाफ्सन फार्मूला को याद कर सकते हैं। इसका निमोनिक्स क्या है तो ऑलवेज पर्च सेकेंड क्लास रेलवे टिकट, ये हमारा है गुस्टाफ्सन फार्मूला का ट्रिक है याद करने का। ऑलवेज ए से हो गया एट्रीशन, पी से पेरीडोंटोसिस, एस से हो गया सेकेंडरी एपोजिशन, सी से हो गया सीमेंटम एपोजिशन, आर से रूट रिजॉर्प्शन, टी से हो गया ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूट हो गया। तो इसे हमें याद करना है गुस्टाफ्सन फार्मूला टीथ का। इसका निमोनिक्स क्या था तो ऑलवेज पर सेकेंड क्लास रेलवे टिकट। ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसलूसेंसी और ट्रांसपेरेंसी ऑफ टूथ of root of tooth is most reliable criteria in गुस्टाफ्सन मेथड। गुस्टाफ्सन मेथड में सबसे अच्छा जो मेथड क्राइटेरिया है वो हमें हमारा क्या है ट्रांसलूसेंसी और ट्रांसपेरेंसी है ये मेथड। और इसी को हम लोग ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं, ट्रांसलूसेंसी या ट्रांसपेरेंसी। अगर हमें एज पता करना है बोन से, ठीक है, तो अगर एल्बो बोन लेंगे तो हम अगर हमें एज डिटर्मिनेशन करना है बोन से, ठीक है, तो हम लोग
एज डिटर्मिनेशन बाय रेडियोग्राफी, ठीक है, या एक्सरे से करना है हमको, एज पता करना है किसी भी पर्सन का। तो अगर फीमेल है और 13 से 14 ईयर की है तो उसमें हम लोग एल्बो सेलेक्ट करेंगे एक्सरे के लिए। अगर 16 से 17 ईयर की है तो रिस्ट, 17 से 18 है तो शोल्डर, 18 से 19 है तो चेस्ट ऑफ इलियम, क्रिस्ट ऑफ इलियम, 21 से 22 है तो स्चियल ट्यूबरसिटी, और 20 से 70 ईयर का अगर है, मेल हो या फीमेल, तो उसके लिए हम लोग स्कल लेंगे एज डिटर्मिनेशन के लिए। 40 से 60 के बीच का है तो हमको स्टर्नम लेंगे एज डिटर्मिनेशन करने के लिए। वही इधर मेल में है कि अगर मेल 15 से 16 ईयर का है तो उसके लिए हम लोग एल्बो लेंगे। 18 से 19 है तो रिस्ट, 19 से 20 है तो शोल्डर, 20 से 21 है तो क्रिस्ट ऑफ इलियम, 23 से 40 है तो स्चियल ट्यूबरसिटी, 20 से 70 है तो इसके हम लेंगे स्कल, 40 से 70 है तो स्टर्नम लेंगे। एज डिटर्मिनेशन बाय रेडियोग्राफी इन चिल्ड्रेन, एक्सरे ऑफ रिस्ट एंड हैंड। बोल रहा है कि एज डिटर्मिनेशन अगर हमको रेडियोग्राफी से करना है, ऊपर क्या था, एज डिटर्मिनेशन बाय एक्सरे, ठीक है। अब इसमें आ गया एज डिटर्मिनेशन बाय रेडियोग्राफी। अगर रेडियोग्राफी से हमको एज डिटर्मिनेशन करना है तो अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए हम रिस्ट एंड हैंड लेंगे। फीमेल में अगर 15 ईयर की है तो उसके लिए भी हम एक्सरे ऑफ एल्बो करेंगे। इन फीमेल ऑफ 21 ईयर तो इसके लिए करें एक्सरे ऑफ क्लेविकल और इलियक क्रिस्ट कर पाएंगे। अब हमें किसी का एज पता करने की क्या जरूरत है, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ें, एज डिटर्मिनेशन। एज डिटर्मिनेशन को हमें करना क्यों है, तो एज डिटर्मिनेशन हमको इस सब करने से हमको इस सब चीज़ में जो इस सब ही में हमको हेल्प मिलता है। जैसे जुडिशियल प्रोसीडिकेशन, अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किडनैपिंग, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट, रेप, आइडेंटिफिकेशन, इन्फेंटिसाइड, क्रिमिनल अबॉर्शन, एविडेंस, इस सभी केस के लिए हमें एज डिटर्मिनेशन करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई पर्सन है जो किसी फीमेल के साथ गलत संबंध बना लिया, ठीक है, तो उसको अगर कोर्ट में जाएगा तो वहाँ पर उसका एज पता किया जाएगा कि वह कितने साल का है, उसी के अनुसार उसको क्या होगा तो सज़ा मिलेगा। अगर 18 से कम होगा तो उसको सज़ा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमको किसी भी पर्सन का एज डिटर्मिनेशन करना पड़ता है। तो इस सभी केस में हमको एज डिटर्मिनेशन करेगा। जैसे एज डिटर्मिनेशन करने से हमको ये सब क्या होता है, हेल्प मिलता है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, मेडिकल प्रोसीडिकेशन में, अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी में, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किडनैपिंग, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट, रेप, आइडेंटिफिकेशन, इन्फेंटिसाइड, क्रिमिनल अबॉर्शन और एविडेंस। एज डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस, तो रूल ऑफ ऐसे क्या कहता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ प्रेगनेंसी, the square root of the length give the approx age of the fetus. During the last 5 months
द लेंथ इन सेंटीमीटर इज डिवाइडेड बाय द 5 गिव द एज ऑफ मंथ। रूल ऑफ ऐसे क्या कहता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के फर्स्ट 5 मंथ में स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, अगर उस बच्चा का कितना लेंथ है, कोई बच्चा जन्म लिया, ठीक है, तो उसका अगर हम हाइट मेजर करेंगे, जितना भी हाइट होगा उसको सेंटीमीटर में हम उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमें अप्रोक्स उसका एज पता चल जाएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग कैसे पता करते हैं? स्केलेटल डिफरेंस इन सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल और फीमेल का जो स्केलेटल में क्या अंतर है, बोन्स में क्या अंतर है, वो देखते हैं। तो स्केलेटल साइज, मेल का स्केलेटल साइज क्या होगा? तो बिगर होगा फीमेल की तुलना में। फीमेल का स्केलेटल साइज क्या होगा? स्मॉलर होगा। पेल्विक बोन क्या होगा? तो मेल में डीप एंड नैरो होगा, फीमेल में क्या होगा? पेल्विक बोन तो शैलो एंड वाइड होगा। पेल्विक इनलेट क्या होगा? तो मेल में पेल्विक इनलेट लेस एक्सपांडेड होगा और फीमेल में क्या होगा? मोर एक्सपांडेड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल को क्या होता है? डिलीवरी करना होता है। इलियम क्या होगा? मेल का इलियम नैरो होगा, फीमेल का वाइड होगा। सुप्राप्यूबिक आर्क मेल में क्या होता है? वी शेप का होता है और फीमेल में क्या होता है? यू शेप होता है, लगभग मोर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। सुप्रा प्यूबिक आर्क जो होता है फीमेल में वो यू शेप का होता है और लगभग उसका एंगल जो होता है मोर देन 90 होता है। फीमर जो होता है मेल का वो लार्जर होता है और फीमेल में स्मॉलर होगा। स्कल क्या होगा? बिगर होगा और हैवियर होगा। मेल का जो स्कल होता है वो बिगर और हैवियर होता है, वही फीमेल का स्कल क्या होता है? तो स्मॉलर और लाइटर होगा। ऑर्बिटल ओपनिंग क्या होगा? मेल में बिग और रेक्टेंगुलर शेप का होगा, वही फीमेल में ऑर्बिटल ओपनिंग जो होगा से स्मॉल और राउंड होगा। मैंडिबल चिन मेल में क्या होगा? तो स्क्वायर शेप का होगा और फीमेल में मैंडिबल चिन जो होगा से पॉइंटेड या राउंड शेप का होगा। Davidson bodies. These are drumstick structure with dense chromatin found in nuclear appendage of WBC in female. देखो डेविडसन बॉडी जो है हमें फीमेल के WBC में हमको मिलेगा। बार बॉडी जो है से बार बॉडी में फीमेल में मिलेगा। अविदिक क्या है? दीज आर कंडेंस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट इन सेल। बार बॉडी जो है वो कंडेंस न्यूक्लियर मटेरियल है जो हमें सेल में मिलेगा। और कहाँ का सेल में? तो स्किन का हो सकता है, कार्टिलेज, मसल्स, अमनियोटिक फ्लूइड एंड वकल म्यूकोसा सेल। पॉजिटिव इन फीमेल सेल वेयर एज नेगेटिव इन मेल सेल। मतलब कि बार बॉडी जो है हमें स्किन, कार्टिलेज, मसल्स और अमनियोटिक फ्लूइड में दिखता है, वो सिर्फ हमें बार बॉडी में फीमेल में मिलेगा, मेल में नहीं मिलेगा। नॉन ग्रेविड यूटेरस एंड प्रोस्टेट आर लास्ट long organ to putrefy, so they are helpful in sex determination of early stage of putrefied body. अगर नॉन ग्रेविड यूटेरस का कहने का मतलब कि वैसा फीमेल जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, ठीक है। एंड प्रोस्टेट जो होता है वो सबसे लास्ट में प्यूरिफिकेशन उसका होता है। तो इससे भी हमको क्या पता चलता है? तो सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है।
अगर सेक्स डिटर्मिनेशन हमें करना है, ठीक है, तो कि मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्रोगमैन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्रोगमैन एक्यूरेसी इन सेक्सिंग एडल्ट स्कल रिमेन इज, अगर हमें ये पता करना है कि जो हमें स्कल मिला है वो मेल का है या फीमेल का है, तो इंटायर स्केलेटन से हमें 100% पता चल जाएगा कि वो मेल का स्केलेटन है या फीमेल का है। अगर हमें पेल्विक और स्कल मिले तो उससे हमें पता चलेगा 98% मिलेगा कि वो मेल है या फीमेल है। पेल्विक, सिर्फ पेल्विक बोन मिला तो उससे हमें मिलेगा कितना परसेंट चांस है पता करने का, तो 95% पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है। अगर स्कल बोन है तो उससे हमें पता चलेगा 90%। लॉन्ग बोन है तो वो से हमें सिर्फ 80% ही पता चलेगा कि वो मेल का स्केलेटन है या फीमेल का है। फिर से बतला रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्रोगमैन एक्यूरेसी क्या कहता है कि अगर कोई बोन्स है, ठीक है, तो अगर बोन्स स्केलेटन सिस्टम मिल गया हमको, इसमें हेड, नेक, चेस्ट, वर्टिब्रा सब कुछ है, उसका स्केलेटन स्कल सब है, तो उससे हमें 100% पता चल जाएगा कि मेल का स्केलेटल सिस्टम है या फीमेल का है। अगर पेल्विक और स्कल मिला तो उससे हमें 98% ही पता चलेगा कि वो मेल का स्केलेटल सिस्टम है या फीमेल का है। सिर्फ पेल्विक एलोन सिर्फ पेल्विक बोन मिला, ठीक है, तो उससे हमें 95% ही पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है। स्कल सिर्फ मिला तो उससे 90%, और लॉन्ग बोन सिर्फ मिला तो उससे हमें 80% पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक को पढ़ेंगे।